नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के वीडियो में अपन किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले दो वीडियोज़ में मैं आपको शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों कंप्लीट करवा चुका हूं। आज के वीडियो में अपन किशोरावस्था को कंप्लीट करेंगे, साथ ही किशोरावस्था से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। और दोस्तों, जो किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको भी ट्रिक्स के साथ अपन याद कर लेंगे यहीं के यहीं। जैसे शैशवावस्था और बाल्यावस्था को वीडियो में ही मैंने आपको याद करवा दिया था, उसी प्रकार किशोरावस्था को भी आज इसी वीडियो में मैं आपको याद करवा दूंगा। साथियों, शुरू करते हैं किशोरावस्था। और किशोरावस्था शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे साइकोलॉजी के वो वीडियोस नहीं देखे हैं शैशवावस्था और बाल्यावस्था वाले, तो साइकोलॉजी की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो। जितने भी हमारे साइकोलॉजी के वीडियोस हैं रीड के लिए वो देख सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो जो किशोरावस्था है उसको अपन 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो जो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, 12 या 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक जो है किशोरावस्था आपकी चलती है। एक तो इस रूप में देख सकते हैं, या फिर इसको दो अलग अलग रूपों में देखते हैं। कौन सा, 12 से लेकर 16 वर्ष तक की उम्र पूर्व किशोरावस्था कहलाती है, वहीं 17 से लेकर 19 वर्ष की उम्र जो है वो उत्तर किशोरावस्था दोस्तों कहलाती है। जो किशोरावस्था सब है उसको अपन अंग्रेजी भाषा में एडोलेसेंस बोलते हैं। और एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति जो है वो एडोसियर, कौन से शब्द से हुई है, एडोसियर शब्द से हुई है। और ये एडोसियर शब्द जो है इसका अर्थ क्या है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोसियर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है साथियों, परिपक्वता की ओर बढ़ना। और एडोसियर शब्द दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है, थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको, ज़्यादा नहीं। एडोलेसेंस जो है वो आपको आपके एडोसियर शब्द से बना है। और इस एडोसियर शब्द का जो अर्थ है वो क्या है साथियों, परिपक्वता की ओर बढ़ना। और ये जो एडोसियर शब्द है जिससे एडोलेसेंस शब्द बना है वो आपकी लैटिन भाषा का शब्द है। बस ये 2-4 बातें ध्यान में रखती हैं। अब दोस्तों अपनी किशोरावस्था अपन शुरू कर लेते हैं। इसकी विशेषताएं मान लीजिए आप, या इसकी मुख्य जो बातें हैं वो समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। साथियों, यहाँ से अपन देखें तो सबसे पहली विशेषता है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कौन सी है। ऑप्शन में आता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों आपको किशोरावस्था लगाना होगा, ठीक है। किशोरावस्था जो है वो सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है। नेक्स्ट, जीवन का सबसे कठिन काल है, यानी कि किशोरावस्था जो है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। उलझन की अवस्था है, इसमें बच्चा उलझ जाता है। और उलझन की अवस्था पूर्व किशोरावस्था जो है, यानी कि 12 से 16 वर्ष की जो उम्र है वो एक प्रकार से पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। और उसी को अपन उलझन की अवस्था भी बोलते हैं। द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था, इसमें जो है विकास बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होता है, ये भी पूर्व किशोरावस्था में होता है। और अटपटी अथवा समस्याओं की आयु, ये भी पूर्व किशोरावस्था है। वैसे तो किशोरावस्था पूरी है, लेकिन अगर किशोरावस्था में भी पूछे तो आपका पूर्व किशोरावस्था आंसर होगा। और जीवन का जो स्वर्ण काल है, गोल्डन एज है, वो भी क्या है आपकी किशोरावस्था ही है। यानी किशोरावस्था देखिए, जीवन का सबसे कठिन समय, उलझन का समय, तीव्र विकास का समय, अटपटी अथवा समस्याओं की आयु, स्वर्ण काल भी इसको बोला गया, यानी अच्छा समय भी इसी को बोला गया है। जिंदगी का सबसे कठिन काल भी इसी को बोला गया है, ठीक है। उलझन की अवस्था भी इसी को बोला गया है, क्योंकि 12-13 वर्ष का जो बच्चा होता है, यानी कि जो किशोरावस्था में जो बच्चा होता है वो अपने आप को परिपक्व मानने लगता है। हालांकि वो परिपक्व होता नहीं है, लेकिन वो परिपक्व समझने लगता है स्वयं को। और उसको जो खुद की जो बात है वो तो उसको सही लगती है, और बाकी उसको कोई भी समझाने का प्रयत्न करता है तो वो उसकी बात को गलत समझने लगता है। साथ ही इस अवस्था में माता पिता को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, अन्यथा बच्चा इस अवस्था में जल्दी भटकता है, ठीक है। इसीलिए तो बोला गया है कि ये तनाव तूफान की अवस्था। स्टैनली हॉल ने क्यों कहा है, किशोरावस्था के लिए स्टैनली हॉल ने कहा है कि यह तनाव व तूफान की अवस्था है, वो इसीलिए बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है, कठिन काल है, उलझन की अवस्था है, विकास की तीव्र विकास की अवस्था है, और
अटपटी अथवा समस्याओं की आयु है और स्वर्ण काल भी है। तीव्र विकास की कैसे है साथियों, देखिए इस अवस्था में लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, और लड़कियों में भी काफ़ी सारे परिवर्तन जो है वो इस अवस्था में जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तो ये जो अवस्था है, ये इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो काफ़ी तीव्र गति से होते हैं और विकास भी तीव्र गति से इसमें होता है। नेक्स्ट अपन देखें, बसंत ऋतु भी बोलते हैं, किशोरावस्था को बसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है और संवेगात्मक परिवर्तन का काल भी इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें संवेग जो वो काफ़ी हद तक बदल जाते हैं बच्चे के। और नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है वय संधि काल। जीवन का सबसे कठिन जो काल होता है वो दोस्तों कौन सा काल होता है, पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन में अगर वय संधि काल आए ना तो उसी को लगाना। और वय संधि काल का अर्थ क्या है, पूर्व किशोरावस्था। जीवन का सबसे कठिन काल अगर पूछा जाए और उसमें ऑप्शन में वय संधि काल आए तो वही लगाना है। और वय संधि काल का अर्थ होता है किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था नहीं सॉरी पूर्व किशोरावस्था, यानी 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक की उम्र जो है वो पूर्व किशोरावस्था में आती है और उसी को अपन वय संधि काल भी बोलते हैं। और ये जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो माना जाता है। दोस्तों किशोरावस्था में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें सारी इसी एक वीडियो में हैं। आपको ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, समझ लिया, तो किशोरावस्था से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। आंधी व तूफान की अवस्था भी किशोरावस्था को ही बोला जाता है। दुखों की अवस्था, तनाव व संघर्ष की अवस्था, पतझड़ की अवस्था, यानी कि जो बिल्कुल आपको इतने सारे शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको याद क्या रखना है, एक तो गोल्डन एज, एक बसंत ऋतु इसको बोलते हैं, दूसरा वय संधि काल। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन, चाहे वो संवेगात्मकता में परिवर्तन हो, चाहे मानसिकता में हो, चाहे शारीरिक विकास में हो, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब वो किसकी विशेषता है, किशोरावस्था की विशेषता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी जैसे तूफान की अवस्था, उलझन की अवस्था, यानी कि समस्याओं वाली बात जहाँ पे आएगी वो भी आपकी कौन सी अवस्था होगी, किशोरावस्था ही दोस्तों होगी। पतझड़ की अवस्था भी इसी को बोला जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, और इसमें तार्किक चिंतन के लिए याद रखना, अतार्किक चिंतन की अवस्था है आपकी शैशवावस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था है बाल्यावस्था, और इसमें बाल्यावस्था को अपन वैचारिक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं। शैशवावस्था वो अतार्किक चिंतन की अवस्था है, किशोरावस्था वो तार्किक चिंतन की अवस्था, तो बीच में बच गया बाल्यावस्था, वो है वैचारिक चिंतन की अवस्था या मूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि जो सामने है उसी के आधार पे बालक जो वो आपका चिंतन कर पाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये चिंतन से संबंधित बात आते सारी चीज़ आपकी यहाँ पे मैंने रिवाइज करवा दी है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से इसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है ताकि कहीं डाउट नहीं रहे। फिर संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था मैंने बता दिया, संवेग बड़ी तेज़ी से इसमें बदलते हैं। समस्याओं की आयु भी इसको बोला गया है, तो वो भी बता दिया कि समस्याओं से जुड़ी चीज़ें जैसे पतझड़, ठीक है, कठिन काल, और पतझड़ की अवस्था, कठिन काल हो गया, तनाव तूफान की अवस्था, तो समस्यात्मक शब्द हैं। ठीक है, खतरनाक शब्द हैं। तो जितने भी खतरनाक शब्द हैं वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, आपके किशोरावस्था में आएंगे। बस यही याद रखना है, इसी से आप आराम से कर जाओगे। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं परिभाषाओं को, और बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको मैं परिभाषाएं याद करवाऊंगा। पहली जो आपकी डेफिनेशन है वो क्या है, जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है, किलपैट्रिक ने। क्योंकि जब पैर में कील लग जाती है तो वो कठिन काल होता है कि नहीं होता भाई। अपने पैर में अगर कील लग गई तो वो कठिन काल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जीवन का सबसे कठिन काल ये किशोरावस्था के लिए किसने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है। ट्रिक यही है कि पैर में कील लग जाएगी तो वो कठिन काल अपने आप ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टैनली होल, आंधी तूफान की अवस्था। स्टैनली होल ने क्या कहा है, ये तो बहुत ही मान्यता प्राप्त डेफिनेशन है और बार बार एग्जाम में आती है। और इन्होंने स्टैनली होल ने आंधी तूफान की अवस्था भी कहा, किशोरावस्था नया जन्म है यह भी कहा। ये दोनों की दोनों जो, इसको किसी ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
स्टेनली हॉल, वैसे आप याद भी रख सकते हैं, स्टेनली से स्टेनगन अपन सोच सकते हैं। और स्टेनगन जब व्यक्ति के हाथ में या किशोर के हाथ में दे दी जाती है तो वो उसके सामने जो भी आएगा उसको आंधी तूफान की तरह उड़ा देगा और फिर उसको वापस आने के लिए नया जन्म ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो नया जन्म तो ये स्टेनली हॉल और आंधी तूफान ये भी स्टेनली हॉल। तो इस प्रकार से भी आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आई है कि आंधी तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है, तो वो स्टेनली हॉल ने साथियों कहा है। ठीक है, फिर रोस के अनुसार, J.S. रोस हैं एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा है, किशोरावस्था शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। साथियों मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो वो थोड़ी खांसी स्टार्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से धीरे बोल रहा हूँ, गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा अगर आपको आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है तो। रोस के अनुसार क्या दोस्तों, किशोरावस्था जो है वो शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो किशोरावस्था को शेषवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा है, तो वो दोस्तों रोस ने कहा है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। फिर क्रो एंड करो, इन्होंने क्या है कि किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति व भावी जीवन की आशा का प्रस्तुत काल है। इसको वर्तमान और भावी जीवन को जोड़ करके क्रो एंड करो जो है इसको याद रख सकते हैं। तो क्रो एंड करो से कैसे याद रखेंगे कि करो एंड करो, क्या करो, कार्य करो, कार्य करने से क्या होगा, कार्य करने से आपका वर्तमान और जो आने वाला जीवन जो भावी जीवन है वो जो है वो बढ़िया बन जाएगा। तो वर्तमान और भावी जीवन को इस प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं क्रो एंड क्रो से। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति व भावी जीवन की आशा का प्रस्तुत काल है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है वैलेंटाइन की। उन्होंने क्या कहा, किशोरावस्था जो है वो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है या घनिष्ठ मित्रता का समय भी वैलेंटाइन ने ही किशोरावस्था के लिए बोला है। वैलेंटाइन ने क्या कहा कि अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है या फिर घनिष्ठ मित्रता का समय है। बिल्कुल सही बात है। ट्रिक क्या है, वैलेंटाइन डे के दिन जो किशोर जो क्या करते हैं, अपराध करते हैं। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन किशोर अपराध करते हैं। किस प्रकार अपराध करते हैं वो आप सब लोगों को पता है, ज़्यादा समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। बस ट्रिक बनाइए थोड़ी सी, आप याद इसको कर सकते हैं। अब दूसरी एक और डेफिनेशन है इसमें, अपराध वाला तो अपन याद कर सकते हैं कि वैलेंटाइन के दिन किशोर अपराध करता है, तो अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय वैलेंटाइन ने बोला। लेकिन घनिष्ठ मित्रता को कैसे याद करेंगे, देखो भाई वैलेंटाइन डे के दिन अगर किशोर कुछ करना चाहता है और उसको किसी को कुछ बोलना चाहता है और वो बोलने में सक्सेसफुल हो जाता है तो हो जाएगी घनिष्ठ मित्रता। और अगर असफल रहता है तो उसको जूते भी पड़ सकते हैं, इसलिए अपराध हो जाएगा। ठीक है, तो अपराध और घनिष्ठ मित्रता, इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा याद करने का बस तरीका बताया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो डेफिनेशन है वो है कोलसेनिक की। कोलसेनिक ने डेफिनेशन में क्या कहा है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। यानी कि जो किशोर जो होते हैं वो प्रौढ़ों को यानी कि अपनों से बड़ों को एक प्रकार से अपने मार्ग में क्या मानते हैं, बाधा मानते हैं। अब बाधा शब्द को सैनिक से जोड़ सकते हैं। सैनिक के आगे कोई बाधा आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो सैनिक बाधा शब्द किससे जुड़ जाएगा, सैनिक यानी सैनिक कौन सा, कोल वाला सैनिक यानी कोल सैनिक यानी किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। यह डेफिनेशन किसकी है, कोल सैनिक की है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है रोस के अनुसार, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है रोस की कि किशोर जो है वो समाज व सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए ट्रिक मैंने कोई बनाई नहीं है। नेक्स्ट है विग व हंट के अनुसार, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है और वो कौन सा है, वह है परिवर्तन। ट्रिक क्या दोस्तों, विग व हंट ये दो आदमी थे लेकिन उन्होंने शब्द क्या दे दिया, एक, यानी स्वयं दो हैं परंतु एक ही शब्द दिया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि दो आदमी थे, इन्होंने एक ही शब्द बोल दिया। कम से कम दो तो बोलते, स्वयं दो हैं और एक शब्द बताया। किसको बताया, किशोरावस्था को। कौन सा शब्द, परिवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से विग व हंट की डेफिनेशन अपन याद रख सकते हैं। फिर है हेडो कमेटी के अनुसार, हेडो कमेटी ने क्या कहा, 11 व 12 वर्ष की आयु 11 व 12 वर्ष की अवस्था में
बालक की नसों में ज्वार उठता है, उसे सही दिशा देना आवश्यक है, नहीं तो विनाश की स्थिति उभरती है। देखिए दोस्तों, अगर आदमी का हेड जो वो ख़राब हो जाएगा ना, तो विनाश की स्थिति ज़रूर उभरती है हमेशा। तो विनाश की स्थिति उभरती है। विनाश शब्द को जोड़ना है किससे? हेड से। हेड यानी सिर। आदमी की खोपड़ी अगर घूम जाती है तो विनाश की स्थिति अपने आप ही पैदा हो जाती है। तो हेडो कमेटी की डेफिनेशन को आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो डेफिनेशन की ट्रिक्स आपको मैंने बताई, अगर ये आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही शानदार वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। अब दोस्तों, ये तो आपकी हो गई डेफिनेशन। अब किशोरावस्था की थोड़ी सी अन्य विशेषताओं की और चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने टिक कर रखा है, वही आपको याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण विकास इसमें हो जाता है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दीवा स्वप्न की, डे ड्रीमिंग, दीवा स्वप्न मतलब दिन में दिन में सपने देखने की अवस्था कौन सी है, या डे ड्रीमिंग या दीवा स्वप्न की अवस्था कौन सी है, तो दोस्तों वो आपकी किशोरावस्था। तो ये याद रखिएगा, किशोर जो वो दिन में अजीब अजीब सपने देखता रहता है। ठीक है, तो ये दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति हो जाएगी। फिर है कल्पना का बाहुल्य। इस अवस्था में बच्चा बहुत अधिक ज़्यादा कल्पना करने लगता है। भाई डे ड्रीमिंग का मतलब क्या, और दीवा स्वप्न का अर्थ ही कल्पना करना, यही तो है भाई। कोरी कल्पनाओं में खोए रहना, यही तो डे ड्रीमिंग है। कोई व्यक्ति कोरी कल्पनाओं में खोया हुआ है तो हम उसको यही तो बोल रहे हैं कि क्या कौन से सपनों में खोया हुआ है या किन सपनों में खोया हुआ है ना। तो इसी प्रकार से है कि दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति से जोड़ सकते हैं, कल्पना का बाहुल्य होता है इसमें। और दोस्तों, कल्पना के लिए याद रखना कि कल्पना का जो प्रारंभ है वो बच्चा प्रारंभ कर देता है उत्तर बाल्यावस्था में, और जिज्ञासा जो शब्द है वो जिज्ञासा प्रारंभ करता है शैशवावस्था में। जिज्ञासा तीव्र हो जाती है बाल्यावस्था में। जिज्ञासा तीव्र किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। प्रारंभ कौन से में होती है? शैशवावस्था में। कल्पना कौन से में प्रारंभ होती है? उत्तर बाल्यावस्था में। और कल्पना का बाहुल्य कौन से में होता है? आपके किशोरावस्था में। तो ये शब्द एक जैसे हैं, इसीलिए इनको मैंने इस प्रकार से लिख दिया ताकि आप आसानी से इनको याद कर पाएँ। समाज सेवा की भावना आ जाती है, सुख व आनंद की भावना आ जाती है, घनिष्ठ मित्रता की भावना बता दिया मैंने वैलेंटाइन वाले डेफिनेशन में। नेतृत्व, बच्चा नेता बनने की कोशिश करने लगता है इसमें। वैसे नेता बनने की इच्छा होती है आपके बाल्यावस्था में। नेता बनने की जो इच्छा है वो आपकी होती है किसमें? बाल्यावस्था में। नेतृत्व की भावना जो होती है वो होती है किशोरावस्था में। वीर पूजा या नायक पूजा, यानी हीरो की पूजा करता है बच्चा। जैसे कोई मूवी देखेगा तो उसमें हीरो को बढ़िया मानेगा, बाकी चाहे बढ़िया हो चाहे बेकार उसको कोई मतलब नहीं है। वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति, यानी जो प्रबल है, जो मजबूत व्यक्ति है उसकी पूजा करने की वह प्रवृत्ति अपना लेता है। इसमें अपराध प्रवृत्ति का भी विकास होता है। बताया मैंने घनिष्ठ मित्रता का होगा तो अपराध प्रवृत्ति का भी इसमें विकास होता है वैलेंटाइन की डेफिनेशन के अनुसार। विषम लिंगीय काम भावना आ जाती है। ये जो यहाँ पे देखिए दो शब्द लिखे हैं, विषम लिंगीय काम भावना और एक काम प्रवृत्ति। तो काम प्रवृत्ति को किस प्रकार की काम प्रवृत्ति? विषम लिंगीय काम प्रवृत्ति इसमें आ जाती है। यानी कि जो किशोर, सीधे सीधे शब्दों में बोलना चाहूँगा तो बोलूँगा कि इस अवस्था में सेक्स की इच्छा बच्चे में जागृत होने लगती है। शैशवावस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वो आपकी मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था वो वाली होती है, लेकिन यहाँ पे अलग टाइप की होती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आराम से। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो गया अपना। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ दोस्तों। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कौन सी है? सामाजिक स्वीकृति की अवस्था आपकी किशोरावस्था। फिर व्यवसाय चुनाव की समस्या इसमें आती है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। और विचारों में मतभेद, विद्रोह की अवस्था ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, ईश्वर धर्म में विश्वास और अविश्वास की अवस्था। अगर विश्वास करने लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा विश्वास करेगा सॉरी। और अगर विश्वास उसको नहीं हो रहा है और किसी वजह से उसका विश्वास अगर डिग जाता है
तो इन चीज़ों पर वह अत्यधिक अविश्वास भी करने लगता है। ठीक है, चरित्र निर्माण का काल है, बिल्कुल सही बात है। चरित्र निर्माण इसी अवस्था में जो बच्चे का होता है, इसीलिए तो बोला जाता है कि ध्यान रखना चाहिए किशोर का काफ़ी ज़्यादा माता पिता को मैत्रीपूर्ण व्यवहार उसके साथ होना चाहिए। फिर आत्म संपर्क की भावना, यानी अच्छे व बुरे की समझ इसमें बच्चे में आ जाती है। आदर्शवाद या यथार्थवाद, ठीक है, आदर्शवाद और यथार्थ यानी अपने आदर्श को इस अवस्था में बच्चा चुनता है। सत्य क्या है उसी को जानने का प्रयत्न करता है और उसी के पक्ष में बचा रहने की कोशिश भी इसमें करता है। स्वतंत्रता और विद्रोह की अवस्था भी इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर है इस अवस्था में समूह को महत्व देता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति इसमें हो जाती है, यानी बाहर मिलना जुलना प्रारंभ हो जाता है बच्चे का। रुचियों में भी परिवर्तन होता है। ये रुचियों में जो परिवर्तन है ये 12वें वर्ष से प्रारंभ होता है और 15वें वर्ष में स्थिरता इसमें आने लगती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट ये है कि रुचियों में जो परिवर्तन होता है उसमें कौन से वर्ष में जो है वो आपकी स्थिरता आने लगती है, तो 15वें वर्ष में स्थिरता आने लगती है, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रुचियों में परिवर्तन जो है उसमें स्थिरता आने लगती है कौन से वर्ष में, 15वें वर्ष में। तो ये थे दोस्तों आपके किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। याद आपको डेफिनेशन मैंने करवा दी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा 4-5 मोटी मोटी बातें हैं वो भी मैंने आपको बता दी कौन कौन सी हैं। दिवास्वपन की प्रवृत्ति हो गया आपका, ठीक है, वीर पूजा, नायक पूजा, अपराध प्रवृत्ति हो गई आपकी, घनिष्ठ मित्रता का समय हो गया, सामाजिक स्वीकृति की आयु हो गई। ठीक है, इसके अलावा आदर्शवाद, यथार्थवाद, बस रुचियों में परिवर्तन, यही चीज़ें याद रखनी इसमें। तो इसके अलावा डेफिनेशन दोस्तों मैंने आपको पूरी करवा दी हैं। इसके अलावा जो है और भी आपके जीवन का सबसे कठिन काल है, उलझन की अवस्था, यानी जो समस्या वाले शब्द हैं वो सारे यहीं आएंगे। नेक्स्ट फिर स्वर्ण काल भी इसी को बोला गया है, पतझड़ की आयु भी बोला गया है, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु जाहिर सी बात है बसंत ऋतु में पेड़ पौधों के पत्ते जो गिरते हैं तो इसको पतझड़, बसंत को अपन पतझड़ से भी जोड़ सकते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन का काल है। वय संधि काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वय संधि काल वाला, ये पूर्व किशोरावस्था में होता है 12 से 16 वर्ष। वय संधि काल जीवन का सबसे कठिन काल यही माना जाता है। ठीक है, दुखों की अवस्था है, तनाव तूफान की अवस्था है। सारी डेफिनेशंस मैंने दोस्तों आपको करवा दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो किशोरावस्था का जो वीडियो है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तीनों अवस्थाओं के वीडियो को मैंने इसी प्रकार आपको और शानदार तरीके से करवाया है। तो तीनों वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा एक साथ, किशोरावस्था देख लीजिएगा, शिशुअवस्था और बाल्यावस्था, सबको देखने के बाद कल दोस्तों मैं आपका टेस्ट लूँगा। उस टेस्ट में तीनों अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न होंगे और इन्हीं वीडियोज़ में से क्वेश्चंस लिए जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। तो तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।